डॉक्टर साहब, आप जब भी बात करते हैं जोड़ों के दर्द की तो साथ ही कह देते हैं कि ये ख़वातीन में ज़्यादा है। आर्थराइटिस ख़वातीन में ज़्यादा है, गैंठिया ख़वातीन में ज़्यादा है। तो आखिर क्या कसूर है ख़वातीन का कि उनमें ये मर्ज़ ज़्यादा है? ये वो कमेंट है जो गुज़िश्ता दिनों मुझे एक वीडियो के ऊपर मौसूल हुआ। तो आज मैं इसके ऊपर उन 4-5 वजूहात पे बात करूँगा जो ख़वातीन में आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के बढ़ने की ख़ास वजूहात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया वीलॉग्स का, पॉडकास्ट का, जो स्पेसिफ़िक ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, इसके ऊपर आपसे बहुत से आपके कमेंट्स आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनको पढ़ने की। एक कमेंट बड़ा दिलचस्प था और वो ये था कि डॉक्टर साहब, जब भी आप आर्थराइटिस की बात करें यानी जोड़ों में दर्द की, आर्थरो कहते हैं जोड़ को और आर्थराइटिस जोड़ों की सोजिश, तो आप कहते हैं ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। तो वो वजूहात भी बताएँ या वो चीज़ें बताएं जिसके ऊपर हम अमल करके ख़वातीन इससे बच सकती हैं। ये यूट्यूब पे एक कमेंट था, सो आज मैं उसके ऊपर बात करूँगा। 4-5 बड़ी वजूहात हैं जो ख़वातीन में आर्थराइटिस के कॉमन होने की रीज़न बनती हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ख़वातीन के पट्ठे जो हैं वो इलास्टिक ज़्यादा होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। वो जो इलास्टिसिटी है वो उनके जोड़ों में प्रॉब्लम की वजह बनने की एक रीज़न बन जाती है कि उनके जोड़ जो होते हैं वो इंजरी के लिए प्रोन हो जाते हैं, प्रॉब्लम के लिए प्रोन हो जाते हैं, तो फिर उनको ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न जो उनके जोड़ों की इलास्टिसिटी है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ख़वातीन के अंदर। फिर एक दूसरा फैक्टर ख़वातीन के अंदर ये होता है कि ख़वातीन की जैसे ये पेल्विस जो है, बच्चा ज़ाहिर है जब हो रहा होता है तो इस सारे अमल से ख़वातीन गुज़रती हैं, तो ये भी बड़ी होती है। इससे उनके नी जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। इस लोड के नतीजे में उनको नीज़ का यानी घुटनों का आर्थराइटिस बहुत बढ़ जाता है। ये एक रीज़न ख़वातीन में बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाती है। फिर एक रीज़न आती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ख़वातीन में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे ऐसी ख़वातीन जो कि अभी बच्चे पैदा करने की एज से गुज़र रही हैं, उस एज में क्या होता है कि माहवारी है, जो हर माहाना उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें उनका बैलेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो वक्त जो है उनके लिए आर्थराइटिस की तरफ जाने का, ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जाने का एक ऐसा वक्त होता है जिसमें वो एट रिस्क होती हैं। फिर वो ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है और उनमें माहवारी रुक जाती है, मेनोपॉज़ हो जाता है, उनमें तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और फिर इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन बढ़ जाती है और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं, गैंठिया, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स नंबर 1, नंबर 2 हार्मोनल फैक्टर्स, नंबर 3 ख़वातीन में फैक्टर्स आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। वो तो खैर मर्दों में भी उसी तरह आ जाते हैं कि फैमिली में ये रन कर रही होती है। जो फैमिलीज़ में आर्थराइटिस आ रहा होता है, आपके माँ बाप को है, आपके पेरेंट्स को है, तो उससे आपको भी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक फैक्टर ख़वातीन के अंदर जो होता है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, अब तो हमारे यहाँ मर्दों में भी वो आ गया है, वो है आपका लाइफस्टाइल का फैक्टर। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होता है वो आपके जोड़ों के अमराज के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए कि कोई भी जोड़ जो है उसकी जो असल स्ट्रेंथ है वो उसके मसल्स हैं, पट्ठे जो हैं। जैसे नी जॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर की तरफ जो पट्ठे हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स इनको कहा जाता है, अंदर की तरफ पट्ठे हैं, बाहर की तरफ पट्ठे हैं और नीचे भी पट्ठे हैं। ये जो मसल्स हैं ये उसके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ख़ासकर जब हम पेशेंट बैठता है, ज़मीन पे उठता है, तो उस टाइम उसको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके मसल्स वीक हो जाएँ। और मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है, मर्दों में भी अब ये शिकायत बहुत कॉमन होना शुरू हो गई है। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि बाज़ मसल्स तो हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कई कई महीने शायद यूज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम वो काम ही नहीं करते। बाज़ लोग जैसे ज़मीन पे बैठते ही नहीं हैं। सिट स्टैंड एक एक्सरसाइज होती है जो उठक बैठक जिसको हम कहते हैं, बैठ के लगाना पुराने वक्तों में स्कूलों में होता था, अब तो वो ख़त्म हो गई है चीज़। तो वो चीज़ होती ही नहीं है, उनके मसल्स की एक्सरसाइज ही नहीं होती। उनको अगर आप ये कहें कि ये इस मसल का फंक्शन परफॉर्म करें तो 10 दफ़ा उनसे वो परफॉर्म करवाएं तो अगले दिन उनके मसल क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसका ख़वातीन में इम्कान बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बड़ी वजह बनता है आपके
मसल्स के कमज़ोर होने का और फिर लेटर ऑन आपके जोड़ों के अमराज बढ़ जाने का। इसलिए ये ख़वातीन जो है उस वजह से इसका ज़्यादा शिकार हो जाती है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ख़वातीन में है, आप देखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, और वो है मोटापे का। ख़वातीन में मोटापा मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। मोटापा क्या करता है कि वो इन्फ्लेमेशंस को बहुत बढ़ाता है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे गठिया है, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोटापा भी आपके जो जिस्म के अंदर एक बड़ा अहम फैक्टर होता है। ख़ासकर जो नी जॉइंट है आपका, एक शख्स अगर खड़ा है तो उसके बाकी जोड़ों के ऊपर जो बोझ आ रहा है उसके वेट का, नी जॉइंट के ऊपर 3-4 गुना ज़्यादा है। यानी अगर एक शख्स का वज़न जो है वो 100 किलो है, 100 किलो भी लोगों का वज़न मैंने देखा है, बाज़ ख़वातीन का या मर्दों का, तो वो 100 किलो वज़न उनके नी जॉइंट के ऊपर 400, 300, 500 किलो वज़न तक जा रहा होता है। तो इतना वेट जब आपके जोड़ के ऊपर पड़ता है तो उस जोड़ का वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, उस जोड़ के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ख़ासकर आपकी कमर के ऊपर ये चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स जो हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। एक बड़ा अहम फैक्टर जो ख़वातीन के अंदर होता है, यंग फीमेल्स के अंदर जो चाइल्ड बेयरिंग एज में आती हैं, जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है, उनका बच्चे हो रहे होते हैं 30 से 40s में, उन ख़वातीन में ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमल के दौरान बच्चा अब नीचे आ रहा है, जब जब उसका वज़न बढ़ता है, जब आखिरी महीने ख़ातून के आते हैं तो उसमें पेल्विस उसकी बढ़ती जाती है, जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा जिस्म का नीचे, जहाँ पे बच्चा आके रेस्ट करता है। जब वो बढ़ जाती है तो ख़वातीन में एक मर्ज़ बहुत कॉमन है, और वो है कि कमर के निचले हिस्से में साइड्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। उसे हम सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं। बिल्कुल पीछे जो सेंटर है उसके थोड़ा सा साइड पे वो जोड़ जो है वो अंडर स्ट्रेस आता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब होता क्या है, ना आप पहले एक्सरसाइज करती हैं, ना आप पहले कोई फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं, और ना ही बच्चा डिलीवर होने के बाद कोई फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं, तो फिर नतीजा क्या होगा, ज़रा सा जो लोड है वो आपको ले जाएगा दर्द की तरफ और ना ख़त्म होने वाले मसाइल की तरफ। तो फिर जब वो दर्द स्टार्ट हो जाता है, जब वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर तो आप बिल्कुल ही उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, आपके लिए डेली एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को बताने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, इन फैक्टर्स में कुछ वो हैं जिसमें आपका कसूर नहीं है। जैसे फैमिली हिस्ट्री है, अगर वो आपका आर्थराइटिस है तो ज़ाहिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस आप कर सकते हैं कि कम से कम आपकी फैमिली में वो आगे ना जाए। और वो क्या चेंजेस हैं, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा घंटा आप अपनी ज़ात को दें रोज़ाना। उसमें वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं जी हम जिम जाएं, ये करें, वो करें। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कमरे में आप सोते हैं उसी कमरे में उठें, मैट बिछाएं कोई, और आप अपनी एक्सरसाइज करें आधे घंटे की। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज आप नेट से देख लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें उन एक्सरसाइजेस को, किसी फिजियोथेरापिस्ट से जो आप जानना पूछना चाहते हैं पूछ लें। पूछने के बाद फिर उन एक्सरसाइजेस पे अमल करना शुरू करें। शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन एक्सरसाइज एक इतनी अच्छी चीज़ है कि वो आपकी पूरी बॉडी को, पूरी लाइफस्टाइल को, आपके जोड़ों को, हड्डियों को इतना मजबूत करती है कि आपके फिर बाद में डॉक्टरों के पास जो चक्कर हैं वो ना सिर्फ कम हो जाते हैं बल्कि ख़त्म हो जाते हैं, और आप एक हेल्दी खुशगवार लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा उस कमेंट के बाद कि मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप इनके ऊपर अमल करके अपने इस मर्ज़ को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि सिर्फ ये दवाइयाँ इसका सलूशन नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं साल, 1.5, 2, 3 दवाइयाँ लेते रहते हैं, ना मोटापा कम करते हैं, ना फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर करते हैं। तो फिर इस मर्ज़ का तो इलाज सॉरी टू से इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। आपके सवालों का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।